हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी यूजीसी नेट का ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं शाम को 7 से 8। और एमपी सेट जो एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट ने अप्लाई कर रखा है, लेकिन इस बार जो 15 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है, एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट समाजशास्त्र का सिलेबस पढ़ के जाएंगे, ऐसा एमपी सेट के तहत एमपी पीएससी आयोग के द्वारा कहा गया है कि सिलेबस समाजशास्त्र का होगा और इसको आप लोगों को पढ़ के आना होगा एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट को। तो हालांकि मैं आप लोगों से आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च का सवाल है। ये शोध अभिकल्प निरूपण के अंतर्गत मैंने आप लोगों का पूरा टॉपिक कवर कर रखा हूँ। और इस समय एमपी सेट समाजशास्त्र में यूनिट 2 चल रही है, जो सामाजिक शोध की विधियों और तकनीक पर चल रहा है। आज इसका पीडीएफ पूरे डिटेल में आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप आसानी से वहाँ पे जाके देख सकते हो। हालांकि मैंने शॉर्ट नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से भी जाके वो चीज़ों को देख सकते हैं। फ़िलहाल आज हम लोग करने वाले हैं ये प्रश्न, और ये विगत वर्ष जुलाई 2018 की बात करते हैं। तो ये सवाल पूछा गया था कि सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्ति अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है और ये सवाल एग्ज़ाम में आया हुआ था जुलाई 2018 में। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, मैंने आप लोगों को बता रखा है, फ्रेडरिक लेप्ले का नाम, और सही विकल्प आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। 2 कहता है कि सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में से किसकी सूचक है। ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। तो देखिए, अनुसंधान में वैधता निम्न में किसकी सूचक है, तो जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है, वो बेसिकली अनुसंधान में वैधता को बताता है। एक परीक्षण उसका मापन करने के लिए अभिप्रेत होता है, जिसका मापन करने के लिए वह निर्धारित है। तो सामाजिक अनुसंधान में वैधता का सूचक ये भी पार्ट है। विकल्प आपका ए और बी यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं, अतः सी विकल्प आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जब वही परीक्षण दो भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, और इस प्रश्न का सही विकल्प होगा परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, विकल्प आपका सी होगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। विगत वर्ष का ये भी सवाल, नवंबर 2017 का, प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन कौन सा है। प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन कौन सा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 4 के अंतर्गत बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो इस प्रश्न का जवाब आपका क्या होना चाहिए, विकल्प बी होगा। विरल होता है, प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन विरल होता है परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में संभव है, और ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जब एक सामाजिक अनुसंधान में भिन्न भिन्न अवसर पर उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वही परीक्षण पूरा किया जाता है तो वह कहलाता क्या है ना। ये तो अभी भी साथ मैंने बताया है आप लोगों को। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही है, 5वां रिपीट हुआ है, और परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। ये प्रश्न देखिए रिपीटेड है कई बार, हो सकता है आप लोगों को 2024 में भी ऐसे सवाल देखने को मिल जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आर.के. मर्टन निम्न में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार दिया था, कौन सा आधार प्रस्तुत किया था, तो आप सभी लोग कहेंगे सापेक्ष असमानता के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 7, यह किसका तर्क है कि पद्धतिकी रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जाता है या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में रेडक्लिफ ब्राउन का ये स्टेटमेंट है, ये तर्क है, विकल्प आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
यह किसने कहा कि जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करती है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये है दीपांकर गुप्ता का नाम, याद रखिएगा, ये भी सवाल रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण वाला अध्ययन अभिकल्प कहलाता है। किसी विशेष बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण करने को विकल्प आपका डी होगा, देशांतरिक अध्ययन होता है। और मैंने आप लोगों को क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों आंकड़ों के अभिकल्प के प्रकार मैंने बताए हैं। तो समय है किसी विशेष बिंदु को लेकर, तो वो देशांतरिक अध्ययन अभिकल्प कहलाता है, विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गुणात्मक पद्धति की बहुधा विश्वसनीयता की वही मानव पूरे करने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? बिल्कुल, यह स्टेटमेंट अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो करेक्ट है। गुणात्मक पद्धति में आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं यथा तथ्य और सटीक होती हैं, कहना उचित नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। ए सही है, आर गलत है। विकल्प आपका सी सही जाएगा, ए सही किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें हो गई, वेबसाइट हो गया, चित्र हो गए, कानून के अध्ययन होते, इन कंडीशन में किन चीज़ों को ये दर्शाता है? और यह एक प्रकार से पुस्तकें, वेबसाइट, चित्र, कानून के अध्ययन को जो कहा जाता है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी लोग कहिएगा विषय वस्तु विश्लेषण है। ये क्या है? ये विषय वस्तु विश्लेषण है। सामाजिक शोध में विश्वसनीयता में सम्मिलित होता है। यहाँ पे सामाजिक शोध में जो विश्वसनीयता होगी तो उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर इस सवाल के जवाब पर जिक्र करूँगा कि संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता, ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रयुक्त परीक्षण या माप, ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और वह माप जो दोहराए जाने पर वही परिणाम आए, वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि 1, 2 और 4 को लगाइए, तीसरा वाला जो है रिलेट नहीं होता है विश्वसनीयता में। तो जैसा कि विकल्प आप देखिए 1, 2, 4 और आपको आसानी से मिल जाएगा विकल्प डी यहाँ पर, ठीक है। डी विकल्प आपका सही है। जुलाई 2016 में ये भी देख सकते हैं आप सवाल, मैंने आप लोगों के ऐतिहासिक शोध पद्धति के बारे में पढ़ा चुका हूँ। सवाल कहता है कि ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है वह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप कह सकते हैं वह मौखिक इतिहास कहलाता है। द मेट्रोलॉजी पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटेलेक्चुअलिज्म, ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित गई है? तो हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इम्पॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा, एमपी सेट के स्टूडेंट खासकर इस प्रश्न को। दिसंबर 2015 में एक सवाल आया वैधता का अभिप्राय, उसका मीनिंग पूछा गया वैधता का। देखिए, आंकड़े एकत्र करने के मानदंड विधि किस सीमा तक वास्तविक होने की गुणवत्ता रखती है, वह वैधता दर्शाता है। उसको हम वैधता की एक परिभाषा कह सकते हैं, ठीक है। आंकड़े एकत्र करने की विधि किस सीमा तक सटीक होने की गुणवत्ता रखती है, ये भी एक प्रकार के आपका क्या बन जाएगा? वैधता का टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दोनों के दोनों पॉइंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आंकड़े एकत्र करने की किस विधि सीमा तक सटीक होने की गुणवत्ता रखती है, वो वैधता कहलाता है। अब एक सवाल अभी आपने देखा था जो जनवरी 2017 में पूछा गया था कि गुणात्मक पद्धतियों में आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं यथा तथ्य और सटीक होती है, तो वो गलत स्टेटमेंट था। लेकिन यहाँ आंकड़े एकत्र करने के दृष्टिकोण में है, वहाँ तो गुणात्मक पद्धति के आंकड़ों के संग्रहण करने के लिए एक प्रक्रिया को रिप्रेजेंट किया कि यथा तथ्य पर होता है, सटीक पर होता है। गुणात्मक तो बेसिकली आप ये करिए कि व्यक्ति की पर्सनालिटी चीज़ों से, यानी पर्सनल चीज़ों से रिलेट कर जाता है, व्यवहारिक चीज़ों को रिलेट कर जाता है, ठीक है, वो चीज़ें रिप्रेजेंट होती है। यहाँ तो देखो पूछा गुणवत्ता होने की वजह से ये सही हो गया, ये सवाल जो है गुणवत्ता की होने से सही हो गया, विकल्प आपका सी सही होगा। 16,
निम्न में से कौन पुनः समाजीकरण अभिकरण है? ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। प्रशिक्षण संस्थान है, विकल्प आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है? ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 प्रस्तुत हो रहा है और विकल्प भी आप आसानी से दे सकते हैं कि द्वितीयक समाजीकरण का ये पार्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण को शामिल करते हुए अध्ययन प्रारूप निम्न में से किससे जाना जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसे व्यापक प्रतिनिधित्व अध्ययन कहा जाता है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद बताया था, यानी उसके दो टाइप्स बताए थे। तो विकल्प आपका हो जाएगा लेविस ए कोजर का नाम, ये विकल्प आपका सही होगा बी वाला, यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी। ठीक है, ये मैंने प्रकारवादी में भी बताया है आप लोगों को। एक सवाल आता है कि समग्र और उपसमग्र में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को ना मापते हुए निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श, मतलब न्यायदर्श से सवाल आ गया सैंपलिंग से, प्रणाली में इकाइयों की समान संख्या का चयन प्रत्येक उपश्रेणी में किया जा सकता है? तो मैं आप सबसे कहूँगा गैर अनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श या प्रतिदर्श चयन आप कह सकते हो। विकल्प आपका डी करेक्ट होगा इस सवाल का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से किस विचारक ने कहा कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उनके अनुक्रम में वर्णन करता है, तो वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति है? इस प्रश्न के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो विकल्प का स्टेटमेंट में सवाल जाएगा संबंध, परस्पर संबंध को देखना, और साथ संबंध को रिलेशंस आप रिलेट कर सकते हैं, विकल्प डी को, कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 22 व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन को बेहतरीन हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को डैश कहा जाता है, या किन परिभाषा में आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक समूह, व्यक्ति या सामाजिक समूह या किसी संगठन को बेहतरीन करने के संदर्भ में सर्वेक्षण होगा, गुणात्मक होगा या क्रियानिष्ठ होगा। यहाँ विकल्प अगर मैं आपसे बात करता हूँ 22 का, तो एक्शन रिसर्च का ये डेफिनेशन है, विकल्प ऑप्शन में जाएगा बी वाला। सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग किसने किया? मतलब सोशल केसवर्क की बात हो रही है। शायद एक क्वेश्चन अभी आपने देखा भी था, मैंने लगवाया था जुलाई 2018 में, और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं दिसंबर 2014 में भी पूछा गया सवाल था, 2 बार आ चुका है ये सवाल। तो फ्रेडरिक लेप्ले का नाम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो है बेसिकली आगामी जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने वाली हैं, उन परीक्षाओं में इस तरीके की जो है सवाल हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और आप सभी लोगों से मैं कहूँगा कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग खासकर फोकस करेंगे। ठीक है ना। यदि आप यूजीसी नेट या आप एमपी सेट सोशोलॉजी और सोशल वर्क की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजशास्त्र की भी क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ सुबह में 8 से 9, और यूजीसी नेट समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र पर मैं फोकस करता हूँ पूरे डीप में, और वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ पे सामाजिक समूह कार्य, व्यक्तिगत समाज कार्य मैंने फिनिश कर दिया है कल की क्लास में। ठीक है, तो आज की भी क्लास इंपॉर्टेंट है। दिन प्रतिदिन आप लोगों का जो है सिलेबस धीरे धीरे कम होगा, और जो मैं क्लास की ड्यूरेशन आप लोगों को बताता हूँ, क्लास के समय जो आप लोगों को बताता हूँ, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप लोगों को नोट करना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में मैंने वहाँ से उन चीज़ों को देखा है, और एग्ज़ाम में आप लोगों से वो चीज़ें इसलिए नोट करवा देता हूँ क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार रिपीटेड होते हैं वो सवाल। ठीक है, और इन सभी पॉइंटों के लिए या आप इनके क्लास के लिए आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं। मेरा एक नंबर है, नोट करेंगे आप सभी लोग, 8506031308। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान का परिमाणात्मक विधि कौन सी है? परिमाणात्मक विधि संख्याओं और माप को अधिक महत्व देती है, और यही सही जवाब हो जाएगा, विकल्प पहला। ठीक है, विकल्प, एक मिनट यहाँ पे, तो ये तो सत्य है ही है। सामाजिक सर्वेक्षण का साधन के रूप में भी यूज़ है, सूचनाओं का संकलन, यहाँ सभी करेक्ट हो जाएंगे भाई। यहाँ विकल्प आपका जो जाने वाला है वो विकल्प आपका डी करेक्ट माना जाएगा इस सवाल का ऑप्शन। ठीक है ना,
ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी इस सवाल के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सामाजिक शोध के गुणात्मक विधि है। यहाँ देखिए, एक मात्रात्मक जिसको हम लोग परिमाणात्मक या गुणात्मक, दूसरा इनके अंतरों पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। शोध के संदर्भ में केवल गुणों पर महत्व देता है, गुणात्मक, बात सही है। अध्ययनरत इकाइयों का वर्णन करता है मात्र, ये भी बात सही है। सामाजिक शोध के विषय के संबंध में वर्तमान परिस्थिति की विवेचना करता है, ये भी बात सही है। विकल्प अगेन आपका दूसरे वाले का भी डी करेक्ट हो जाएगा। नृजातीय शब्द एथनो से लिया गया है। देखो मैंने आप लोगों को बताया भी है, और एथनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो राष्ट्र होता है। मैं आप लोगों को नोट करवाया हुआ है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। भारत अत्यधिक नृजातीय विविधताओं वाला देश है। देश में नृजातीय विविधता के प्रमुख आधार क्या रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में आप कह सकते हो कि धर्म भी है, भाषा भी है, प्रजाति भी है, अतः विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आप सबसे कि सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में नृजातीय वर्णन को स्वीकार किया जाता है किस दृष्टिकोण में? तो आप कहेंगे गुणात्मक विधि के रूप में इसे स्वीकार किया गया है, ना कि मात्रात्मक में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। केवल और केवल अगर आपका जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जवाब, तो वो बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नृजातीय वर्णन स्रोतों में शामिल किया जाता है। आप कह सकते हैं कि नृजातीय वस्तुएं भी है, लिखित दस्तावेज और लोक कथाएँ भी है, भाषीय वैविध्य भी है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नृजातीय वर्णन के रूप में शामिल है क्वेश्चन नंबर 7 में आलोचनात्मक रूप भी शामिल है, यथार्थवादी, यानी ये दोनों आपका विकल्प सही होगा, सी वाला। नृजातीय वर्णन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आप इसमें कहेंगे सामाजिक घटनाओं के अन्वेषण मतलब खोज को अधिक महत्व दिया जाता है नृजातीय वर्णन में। क्वेश्चन नंबर 8 में केवल विकल्प आपका बी सही जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में सर्वेक्षण विधि को समाजशास्त्र में किस विधि के नाम से जाना गया है? सर्वेक्षण को एक और नाम मैंने आपको बताया है, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। आप कहेंगे विकल्प आपका डी करेक्ट होगा। यूरोप में 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में ना सामाजिक सर्वेक्षण एक आंदोलन के रूप में उभरा था, और यह सामाजिक घटना के व्यवस्थित एवं किसके अध्ययन की एक प्रणाली के रूप में ये जानी गई। तो आप सभी लोग कहिएगा एक वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में जानी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 किसका कथन है कि श्रमिक वर्ग की निर्धनता तथा समुदाय की प्रकृति और समस्याओं से संबंधित तथ्य खोजने वाला अध्ययन ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है? यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो वेल्स के द्वारा ये परिभाषा मेंशन की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य संबंध विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज करने से है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? विकल्प आपका हो जाएगा सामाजिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्न में से सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र और विषय वस्तु कौन सा है? आप इसका सही जवाब दे सकते हैं मुझे कि सामाजिक पर्यावरण भी, जनसंख्यात्मक विशेषताएं भी, विचार और मनोवृत्ति, यानी आप कहेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने कहता है ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य किसके आधार पर वर्तमान को समझाता है और भविष्य के लिए सतर्क करता है? विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर भूतकाल यानी पास्ट की कंडीशन। ऐतिहासिक मैंने आपको बताया था, है ना, ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत मैंने ये डेफिनेशन में नोट करवाया है। ऐतिहासिक अनुसंधान जब वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है तो उसमें कितने चरण शामिल होते हैं? ये सभी चरण शामिल है। मैंने आप लोगों को पीएचडी का एक नोट करवाया है, वो भी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 16 का सही विकल्प हो जाएगा 2 श्रेणियाँ, इसको मैंने बताया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 की ऐतिहासिक साक्ष्य के स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत का उदाहरण बताइए, कौन सा हो सकता है? विकल्प आपका होगा यहाँ पे डी सभी, आत्मचरित्र वर्णन, न्यायालय का निर्णय और अभिलेख भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ऐतिहासिक साक्ष्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से अनुसंधान के क्षेत्र कौन सा होता है? विकल्प आपका डी होगा संस्थान द्वारा किए गए कार्य भी होंगे, बड़े शिक्षा शास्त्री और मनोविज्ञान का विचार भी होगा, शिक्षा और संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन भी होगा, ठीक है।